निबंध है सिविल सेवा परीक्षा के जो निबंध ऐसे है उसको देखिए, बुक आपको है। देखिए अपनी बात इसमें देखिए कहा गया है, भारतीय युवाओं में सिविल सेवा परीक्षा के प्रति एक सतत और सहज आकर्षण हमेशा से विद्यमान रहा है। मुख्य परीक्षा में निबंध का पेपर एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर है, अंकों की दृष्टि से भी और अंकों की रेंज की दृष्टि से भी। मतलब यह है कि इस पेपर में किसी अभ्यर्थी को 250 में से 140 से 160 अंक मिल सकते हैं, तो किसी को 50 से 100 अंक तक मिले हैं। इस तरह निबंध के पेपर में प्राप्त अंकों के रेंज में काफ़ी अंतर होता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि निबंध आईएएस की परीक्षा में एक ऐसा प्रश्न पत्र है जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा अंक पाया जा सकता है। बशर्ते आपका कंसेप्ट क्लियर हो, इसके थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए। मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2014 में 13वीं रैंक और निबंध के पेपर में 60 अंक प्राप्त हुए, तो इसी तरह मेरे हटाई उससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक खास बात जो कह रहा देखिए यहाँ पर देखिए हम जो कहा गया उससे कि हम चाहते हैं कि इसमें इस किताब में युवा अधिकारों से विविध निबंध शामिल हो, ताकि पाठकों को अलग अलग लेखन शैलियों की झलक मिल सके। वैसे भी निबंध विषय निष्ठता सब्जेक्टिविटी का अच्छा खासा स्कोप है। इस पेपर की खासियत यह है कि इसमें कोई एक शैली बेस्ट नहीं हो सकती। अलग अलग अभ्यर्थियों को अलग अलग तरीके से लिखने पर बेहतरीन अंक प्राप्त हुए हैं। इससे संकलन और संपादन के इस काम के विचार पर हम दोनों सैद्धांतिक रूप से सहमत थे, पर सवाल था कि इस आइडिया को व्यवहारिक धातु पर उतारने का। हम दोनों ने यह बीड़ा उठाने का संकल्प किया। दोनों ने यहाँ देखिए एक खास बात देखिए यहाँ पर कहा गया है, हिंदी मीडियम के संघर्षशील युवा अभ्यर्थियों के प्रति भी दिल से आभार, जिनका जीवट और जज्बा आज भी तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद हम में चिंगारियों को जिंदा रखे हुए। आइए फिर से दुष्यंत कुमार की पंक्तियों को दोहरा आगे देखिए। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाऊं ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। बहुत अच्छी बात कहा गया, बहुत ही अच्छी बात कहा गया है। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाऊं ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। ये बात यहाँ बहुत अच्छी शायरी है। इस नदी की धार से इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाऊं ए दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। हाँ, तो फिर आपको यहाँ पे जो कहा है उस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छी बात कहा है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं निबंधों की जो श्रृंखलाएँ होती हैं उसको देखने। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो कहा गया, सिविल सेवा परीक्षा में निबंध एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये आपको यहाँ पर जो कहा गया है साथ इसको देखिए सिविल सेवा परीक्षा में निबंध के प्रश्न पत्र की प्रासंगिकता और महत्व के संबंध में किसी को कोई संदेह नहीं है। दरअसल निबंध का यह 250 अंकों का प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा के नवीनतम पैटर्न पर सफलता की एक बड़ी अनिवार्यता बनकर उभरा है। सिविल सेवा परीक्षा 2014 देखिए यहाँ पर महत्व नहीं है। अब देखिए सुखद तथ्य है कि मेरे द्वारा हिंदी माध्यम लिखे गए निबंधों को भी सुश्री ईरा सिंघल ने अंग्रेजी माध्यम लिखे गए निबंधों के बराबर अंक प्राप्त हुए। इससे अनिवार्य तौर पर तो नहीं, पर सामान्य तौर पर जरूर माना जा सकता है कि निबंध के प्रश्न पत्र में भाषा कोई समस्या नहीं। निबंध के प्रश्न पत्र में भाषा कोई समस्या नहीं है, और यदि बेहतर और सटीक रणनीति बनाकर अच्छे निबंध लिखे जाएँ तो श्रेष्ठ अंक हासिल किए जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कहा गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निबंध उन 7 प्रश्न पत्रों की तरह ही 250 अंकों का एक प्रश्न पत्र है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा कुल स्कोर 70 से 50 में जोड़े जाते हैं। बारीकी से समझने पर यह बात सामने आती है कि निबंध का प्रश्न पत्र इसमें प्राप्त होने वाले अंकों के लिहाज से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है। निबंध के प्रश्न पत्र मिले गत वर्षों के अंक यह बताते हैं कि निबंध में प्राप्त अंकों की रेंज बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है कि एक ओर जहां यह प्रश्न पत्र 50 या उससे भी कम अंकों का स्कोर दे देता है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसमें 150 या उससे अधिक अंक भी प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह यह 100 अंकों का गैप न केवल आपकी रैंक को प्रभावित करती बल्कि अंतिम रूप से आपके चयन में भी निर्णायक हो जाता है। अत्यधिक महत्व और बढ़ती प्रासंगिकता के बावजूद एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित सा प्रश्न पत्र है, जिसकी तैयारी से लेकर इसमें प्रदर्शन तक
जिसकी तैयारी से कि इसमें प्रदर्शन तक अभ्यर्थी एक निश्चिंतता या उपेक्षा के भाव से डील करते हैं। कई अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी की पूरी अवधि के दौरान पहला निबंध सीधे मुख्य परीक्षा के केंद्र पर जाकर ही लिखते हैं। कई अभ्यर्थी का यह भी मानना है कि चूंकि यह प्रश्न पत्र अत्यधिक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति का है और इसकी तैयारी का कोई स्पष्ट फार्मूला नहीं है, अतः इसकी तैयारी में समय देने का कोई लाभ ही नहीं है। मेरी समझ में निबंध के प्रश्न पत्र की घोर उपेक्षा अविवेकपूर्ण है। यदि मैं अपनी रणनीति और तैयारी की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में बात करूं तो यह सत्य है कि मेरी रणनीति में निबंध का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है और मैं इसकी तैयारी को प्राथमिकता पर रखता हूँ। देखिए यहाँ पर कहा गया कि अत्यधिक महत्व और बढ़ती प्राथमिकता के बावजूद एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित सा प्रश्न पत्र है, जिसकी तैयारी के से लेकर इसमें प्रदर्शन तक अभ्यर्थी एक निश्चिंतता या उपेक्षा के भाव से इसे ढील करते हैं। कई अभ्यर्थी तो अपनी तैयारी की पूरी अवधि के दौरान अब पहला निबंध सीधे मुख्य परीक्षा केंद्र पर जाकर लिखते हैं। कई अभ्यर्थियों का यह भी मानना है कि चूंकि यह प्रश्न पत्र अत्यधिक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति का है और इसकी तैयारी का कोई स्पष्ट फार्मूला नहीं है, अतः इसकी तैयारी में समय देने का कोई लाभ ही नहीं है। मेरी समझ में निबंध के प्रश्न पत्र की घोर उपेक्षा अविवेकपूर्ण है। यदि मैं अपनी रणनीति और तैयारी की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में बात करूँ तो यह सत्य है कि मेरी रणनीति में निबंध का अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है और मैं इसकी तैयारी को प्राथमिकता पर रखता हूँ। सौभाग्य से उसका सुफल मुझे प्राप्त हुआ और मेरे श्रेष्ठ रैंक में इस प्रश्न पत्र ने बेहद प्रभावी भूमिका भी निभाई है। निबंध एक आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव प्रकृति का प्रश्न पत्र है और इसकी तैयारी करने का कोई रटा या फॉर्मूला नहीं हो सकता। साथ ही इसके प्राप्तांकों को लेकर कोई सटीक भविष्यवाणी कर पाना उचित नहीं है। फिर भी कुछ ऐसी प्रविधियाँ, तकनीक और तर्क जरूर हो सकते हैं जो निबंध के प्रश्न पत्र में न केवल बेहतर प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, बल्कि मेरी समझ में कम से कम यह तो सुनिश्चित कर ही सकते हैं कि एक अभ्यर्थी को औसत से बेहतर अंक प्राप्त हो। यह मेरा विश्वास है कि निबंध की समुचित तैयारी और सटीक रणनीति से इस अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। इस लेख के माध्यम से मेरा प्रयास है कि मैं इस निबंध के प्रश्न पत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के कुछ कारगर उपायों और रणनीति पर चर्चा कर इसे अपेक्षा के वस्तुनिष्ठ और सरल बनाने की कोशिश करूं। इस लेख के माध्यम से मैं सबसे पहले निबंध के प्रश्न पत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करते इस प्रश्न पत्र से जुड़ी विविध उलझनों के निराकरण की कोशिश करूँगा। सबसे पहले समझे कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों से क्या अपेक्षाएँ हैं। आधिकारिक पाठ्यक्रम के अनुसार उम्मीदवारों को विविध विषयों पर निबंध लिखने होंगे। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहे तथा अपने विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। आइए सबसे पहले निबंध के इस निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिप्राय समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले निबंध के इस निर्धारित पाठ्यक्रम का अभिप्राय समझने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त पैरा में 4 बिंदुओं पर बल दिया गया है। विषय पर ही केंद्रित रहना, विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना, संक्षेप में लिखना, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। यद्यपि निबंध के प्रश्न पत्र की तैयारी के कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, पर उपयुक्त 4 बिंदु निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है। पहला देखिए यहाँ पर विषय पर ही केंद्रित रहना। निबंध लेखन में बेहतर प्रदर्शन का मंत्र है विषय की मूल भावना से स्वयं को जोड़े रखना। संपूर्ण निबंध का झुकाव निरंतर विषय की ओर बने रहना चाहिए और परीक्षक को ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप विषय से भटक गए हैं। प्राय निबंध के विषय बहुत सामान्य पर अमूर्त किस्म के होते हैं। यदि किसी विषय विशेष के सभी पहलुओं सकारात्मक और नकारात्मक को कवर करते हुए विचारों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाए तो अच्छे अंक हासिल करना कोई कठिन कार्य नहीं है। विचारों को सुनियोजित रूप से व्यक्त करना। देखिए यहाँ पर दरअसल निबंध न केवल हमारे लेखन शैली का प्रतिबिंब है, बल्कि यह हमारे अब तक अर्जित ज्ञान, अनुभव और चिंतन प्रक्रिया का भी निचोड़ प्रस्तुत करता है। अगर हमारे सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ होगा तो इसका प्रभाव हमारे निबंध पर भी पड़ेगा। बहुत अच्छी बात कहा गया। अगर हमारे सोचने का ढंग अव्यवस्थित और उलझाऊ होगा तो इसका प्रभाव हमारे निबंध पर भी पड़ेगा। बहुत से अभ्यर्थी विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध और अनुभवी होते हैं, पर निबंध लिखते समय उन विचारों को क्रमबद्ध, सुनियोजित एवं व्यवस्थित तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं।
कहीं ईंट कहीं करोड़ा की प्रवृत्ति से बचने की कोशिश करें। विचारों को सुनिश्चित ढंग से व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त रूपरेखा बना लें हमेशा बेहतर रहता है। इस रूपरेखा में आप विषय के विभिन्न संभावित पहलुओं के साथ साथ कुछ प्रासंगिक उदाहरण, उक्तियों एवं पंक्तियों को भी शामिल कर सकते हैं। संक्षेप में लिखना, देखिए कम लिखे पर प्रभावी लिखे। ध्यान रखिए अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते। चूँकि 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः निर्धारित शब्द सीमा का उल्लंघन करने से बचे। पैराग्राफ में लिखे और बहुत लंबे पैराग्राफ ना बनाए। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है। और यह निबंध लेखन में ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों यथा संवाद, भाषण, साक्षात्कार, परिचर्चा और व्याख्यान सभा में भी काम आती है। देखिए प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति यहाँ पर जो कहा गया, अभिव्यक्ति एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल उपयुक्त तीनों बिंदुओं को समझकर निबंध लिखते समय उनका समावेश करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। आयोग द्वारा निर्धारित इन 4 बिंदुओं की कसौटी पर खरा उतरने के लिए अगर लिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, प्रभाव। निबंध लेखन का सबसे आकर्षक पक्ष है निबंध का प्रभाव, फ्लो। यदि निबंध में एक सहज प्रभाव होगा तो प्रेक्षक की रुचि आरंभ से लेकर अंत तक निबंध में बनी रहेगी और यह निश्चित तौर पर अंकदायी होगा। पर प्रश्न यह है कि आखिर निबंध लिखते समय प्रभाव कैसे बनाए रखें। दरअसल निबंध विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। दरअसल निबंध लिखते समय प्रभाव कैसे, दरअसल निबंध विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मध्य निहित अंत संबंध को पहचानने की कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि यह अंत संबंध आपके निबंध में झलके। जब एक पैराग्राफ का अंत होता है तो कोशिश करें कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पहले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, यानी दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए। परीक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। निबंध का प्रभाव निरंतर अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। अब आगे देखिए संतुलित दृष्टिकोण एवं मध्यम मार्ग। देखिए विचारधाराएं और दृष्टिकोण सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच में कहीं निहित होता है। अतः 2 विपरीत ध्रुवों पर जाने के बजाय एक संतुलित और व्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है। विशेषकर निष्कर्ष लिखते समय बुद्ध का मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ यहाँ विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। तीसरा देखिए क्या कि विषय वस्तु के व्यापक दायरा सही पहलुओं को कवर करना। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य अच्छा और व्यापक हो। विचारों पर हावी संकीर्णता से बचते हुए कोशिश करें कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर चीज़ों को समग्रता में देखें। देखिए यहाँ पर क्या कि चीज़ों को समग्रता में देखें। इसके लिए निबंध के विषय में निहित विभिन्न पहलुओं और पक्षों को पहचाना और उन पर सुनियोजित ढंग से चर्चा करना निबंध को प्रभावी बना सकता है। अकादमिक जगत में यह युग अंतर अनुशासनिक अध्ययन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का ज्ञान है। देखिए यहाँ जो कहा गया कि विषय वस्तु व्यापक दायरा सभी पहलुओं को कवर करना। अभिव्यक्ति तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य अच्छा और व्यापक हो। विचारों पर हावी संकीर्णता से बचते हुए कोशिश करें कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर चीज़ों को समग्रता में देखें। देखिए यहाँ जो कहा गया कि संक्षेप, कम लिखे पर प्रभावी लिखे। ध्यान रखें कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अति सर्वत्र वर्जते। चूँकि 3 घंटे के निर्धारित समय में 2 निबंध लिखने होते हैं, अतः निर्धारित शब्द सीमा का उल्लंघन करने से बचे। पैराग्राफ में लिखें और बहुत लंबे पैराग्राफ ना बनाएं। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है। संक्षेप में लिखना और कम शब्दों में अधिक कहना एक कला है। और यह निबंध लेखन में ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के अन्य तरीकों का यथा संवाद, भाषण, साक्षात्कार, परिचर्चा और व्याख्यान सभी में काम आती है। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति की हम बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, अभिव्यक्ति एक अच्छे निबंध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल उपयुक्त तीनों बिंदुओं को समझकर निबंध लिखते समय उनका समावेश करना निबंध को प्रभावी और सटीक बनाता है। आयोग द्वारा निर्धारित इन 4 बिंदुओं की कसौटी पर खरा उतरने का अगर लिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, प्रभाव। निबंध लेखन का सबसे आकर्षक पक्ष है निबंध का प्रभाव, फ्लो। यदि निबंध में एक सहज प्रभाव होगा तो प्रेक्षक की रुचि आरंभ से लेकर अंत तक निबंध में बनी रहेगी और यह निश्चित तौर पर अंकदायी होगा। पर प्रश्न यह है कि आखिर निबंध लिखते समय प्रभाव कैसे बनाए रखें।
देखिए, दरअसल निबंध विचारों का व्यवस्थित, सुनियोजित और क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण है। लिहाजा विचारों को व्यक्त करते समय उनके मद निहित अंत संबंधों को पहचानने की कोशिश करें और सुनियोजित करें कि यह अंत संबंध आपके निबंध में झलके। जब एक पैराग्राफ का अंत होता है तो कोशिश करें कि अगले पैराग्राफ की शुरुआत पहले पैराग्राफ के अंत से जुड़ी हो, यानी दोनों में एक सहज संबंध होना चाहिए। परीक्षक को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं से भी कुछ भी अव्यवस्थित ढंग से लिखे जा रहे हैं। निबंध में यह प्रभाव निरंतर अभ्यास विकसित किया जा सकता है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए संतुलित दृष्टिकोण मध्यम मार्ग की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, विचारधाराएं और दृष्टिकोण सबके अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य इन सभी विचारधाराओं के बीच में कहीं निहित होता है। अतः दो विपरीत ध्रुवों पर जाने के बजाय एक संतुलित और व्यवहारिक पक्ष लेना हमेशा बेहतर होता है। विशेषकर निष्कर्ष लिखते समय बुद्ध का मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, यहाँ विशेष रूप से उपयोगी होता है। फिर आगे कहता है क्या, देखिए विषय वस्तु को व्यापक दायरा, सभी पहलुओं को कवर करना। अभिव्यक्ति देखिए तभी प्रभावी और सटीक हो सकती है जब आपका कथ्य अच्छा और व्यापक हो। विचारों पर हावी संकीर्णता से बचते हुए कोशिश करें कि संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर चीज़ों को समग्रता में देखें। इसके लिए निबंध के विषय में निहित विभिन्न पहलुओं और पक्षों को पहचानना और उन पर सुनियोजित ढंग से चर्चा करना निबंध को प्रभावी बना सकता है। देखिए, अकादमिक जगत में युग अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का है। ज्ञान के विभिन्न संकाय विषय अनुशासन परस्पर अंत संबंधित है। यह कुछ वैसा ही है जैसे हमारे सिविल सेवा पाठ्यक्रम में समान अध्ययन के विभिन्न हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया, ज्ञान के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर जुड़ाव, ज्ञान के विभिन्न आयामों के बीच परस्पर जुड़ाव और इन सब की एक दूसरे को प्रभावित करने की ताकत को समझने के बाद हम पाते हैं कि निबंध दरअसल विषय विशेष का उसके प्रासंगिक पहलू को कवर करते हुए सुनियोजित एवं व्यवस्थित विस्तार है। निबंध के विषय वस्तु के दायरे को व्यापक करने और इसके सुनियोजित विस्तार के लिए इसके विभिन्न पहलुओं को समझना जरूरी है। देखिए, किसी विषय विशेष के कुछ संभावित पहलू अनिवार्य तौर पर नहीं हो सकते, अनिवार्य तौर पर नहीं, इस प्रकार हो सकते हैं। संभावित पहलू इस प्रकार हो सकते हैं लेकिन अनिवार्य तौर पर नहीं। देखिए, सामाजिक, सोशल, सांस्कृतिक या साहित्यिक, कल्चर और लिटरेरी, आर्थिक, इकोनॉमिक, राजनीतिक प्रशासक और प्रबंधकीय, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल। देखिए, दार्शनिक, फिलोसॉफिकल, धार्मिक, आध्यात्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, वैज्ञानिक, तकनीकी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, भौगोलिक, जियोग्राफिकल, कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफिक, पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल, लैंगिक, जेंडर बेस आदि। इस सूची को अपने मानस पटल पर रखकर विषय के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित तरीके से उभारा जा सकता है। साथ इन बातों को भी ध्यान में रख सकते हैं। पहला, देखिए, समस्याओं के सही पहलू को समझने की कोशिश करें। हमारा प्रशासनिक राजनीतिक ढांचा गांव शहर से शुरू होकर जिला, राज्य होते हुए देश और फिर विश्व तक जाता है। अतः समस्याओं को उनके सही स्तरों पर देखें। विकास के कुछ मानक या कसौटियाँ विकास की कुछ मानक या कसौटियाँ हो सकती है जिनके माध्यम से विषय का सार्थक विकास किया जा सकता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, स्वच्छता, न्याय, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण एवं जैव विविधता संरक्षण, संचार एवं परिवहन आदि। फिर आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए, समग्रता, दूसरों के विचारों का सम्मान, चीज़ों को उनकी समग्रता में देखने की कोशिश करें। ज्ञान बहुआयामी और बहुपक्षीय है। किसी एक बात को पकड़कर उसी पर बल देना और बाकी महत्वपूर्ण पक्षों को अनदेखा करना समझदारी नहीं करी जा सकती। एक हाथी के 7 अलग अलग हिस्सों को छूकर हाथी को वैसा ही समझने वाले 7 अंधों को उदाहरण याद रखें। हाथी का पूंछ या सूर का ना होकर स्वयं में एक संपूर्ण इकाई है। इसी प्रकार अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ नामांकन मानकर दूसरों की बातों का भी सम्मान करना सीखे। महावीर का अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांत को ध्यान रखें। सभी के दृष्टिकोण का सम्मान करना, सभी के दृष्टिकोण का सम्मान करना और विषय को समग्रता में देखना निबंध को व्यापक, संतुलित और बहुआयामी बनाता है। भूमिका और निष्कर्ष, देखिए, भूमिका और निष्कर्ष लिखने के तरीकों को लेकर बहुत से वहापों और उलझने होती है। दरअसल भूमिका लिखने कोई तय फॉर्मूला नहीं है। भूमिका लेखन में मौलिकता जरूरी है। कुछ लोग किसी उक्ति उदाहरण से शुरुआत करते हैं तो कुछ लोग किसी कहानी से, कुछ विषय की पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं तो कुछ विषय की आधारभूत जानकारी से। आप इनमें से या इनके अतिरिक्त कोई भी तरीका अपना सकते हैं। बस इतना अवश्य सुनिश्चित करें कि भूमिका दूरदर्शी, विजनरी और प्रभावी, इफेक्टिव हो। भूमिका लिखने के बाद निबंध के विषय का विस्तार करते हुए निरंतर प्रभाव बनाए रखें। अंत में निष्कर्ष लिखना ना भूलें। निष्कर्ष लिखने के भी अनेक ढंग हो सकते हैं, पर कोशिश करें कि
अतिवाद से बचते हुए संतुलित एवं विनम्र राय रखें और पूरे निबंध का निचोड़ प्रस्तुत करने की कोशिश करें। अतिशय भावुकता या उग्रता से लाभ मिलना संदिग्ध ही होता है। अतिशय भावुकता या उग्रता से लाभ मिलना संदिग्ध ही होता है। यदि संभव हो तो सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए आशावादी बने रहें और निराशापूर्ण निष्कर्ष लिखने से बचें। देखिए यहाँ पर क्या है कि लेखन शैली एवं प्रस्तुतिकरण। देखिए भोजन कैसा बना है और कैसे परोसा गया, ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर स्वादिष्ट भोजन को अच्छे ढंग से परोस भी दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। यदि आपके विचार तथ्य और तर्क श्रेष्ठ और प्रभावी हैं तो उनका प्रस्तुतिकरण भी प्रभावी होना चाहिए। यद्यपि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पठनीय हस्तलिपि लीजिबल हैंड राइटिंग को छोड़कर प्रस्तुतिकरण की शैली को लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, परंतु फिर भी मेरी समझ में यदि निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा जाए तो प्रस्तुतिकरण को बेहतर बनाया जा सकता है। पहला, पैराग्राफ बनाकर लिखें। पैराग्राफ ज़्यादा बड़े ना हो। उत्तर पुस्तिका के एक पृष्ठ पर 2 से 3 पैराग्राफ होना अच्छा प्रभाव छोड़ता है। व्याकरण की अशुद्धियाँ परीक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, अतः सामान्य भाषा की त्रुटियों से बचें और वर्तनी का ध्यान रखें। व्याकरणिक शुद्धता का अभिप्राय शुद्ध हिंदी का प्रयोग नहीं है। सरल और सहज हिंदी का प्रयोग करें। प्रसंगानुकूल और उर्दू के शब्द प्रभाव बनाए रखने में सहायता ही करते हैं, पर ध्यान रखें कि कोई शब्द जानबूझकर थोपा हुआ ना लगे। जहाँ तक तकनीकी परिभाषित शब्दों का प्रयोग का प्रश्न है तो जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के प्रयोग के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि भाषा यांत्रिक या कृत्रिम ना होकर सहज और नैसर्गिक होनी चाहिए। हस्तलिपि हैंडराइटिंग को लेकर कोई अभ्यर्थी चिंतित रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि अच्छी हैंडराइटिंग प्रस्तुतिकरण में चार लगा देते हैं और इसका पर्यवेक्षक के मनोविज्ञान पर सकारात्मक असर पड़ता है, पर यह असर कमोबेश थोड़ा ही होता है। यथासंभव स्वच्छ और स्पष्ट लिखे, पठनीयता बनी रहे और परीक्षक को निबंध पढ़ने के लिए अत्यधिक श्रम न करना पड़े। यदि उचित समझे तो किसी महत्वपूर्ण बात को रेखांकित अंडरलाइन कर सकते हैं। अब देखिए सूक्तियों कथनों उदाहरणों का प्रयोग। सूक्तियों कथनों उदाहरणों का प्रयोग करें या नहीं करे तो कितना करिए। कुछ प्रासंगिक प्रश्न है। मुझे लगता है कि यदि किसी महापुरुष विचारक दार्शनिक उक्ति विषय के अनुरूप हो तो उसका प्रयोग बेझिझक किया जा सकता है। हो सके तो निबंध की रूपरेखा बातें इन सूक्तियों को भी लिख ले। सूक्तियों का प्रयोग प्रसंगानुकूल और सहज होना चाहिए। सूक्ति निबंध के विषय से मेल खाती हो और थोपी भी ना लगे। विवादास्पद कथनों को उदित करने से बचे और प्रभाव बनाए रखें। फिर कहते हैं कि गुणात्मक सामग्री कंटेंट पर जितना गुड़ डाले उतना ही मीठा होता है। अच्छी और स्तरीय विषय सामग्री निबंध को उत्कृष्ट बनाने में सहायता करती है, अतः भूलकर वैचारिक संकीर्णता या हल्कापन प्रदर्शित न होने दे। यथा पहला, आपके लेखन में विचारों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता की गंध नहीं आनी चाहिए। आपके लेखन में व्यक्त विचारों से जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और सांप्रदायिकता की गंध नहीं आनी चाहिए। दूसरा, यद्यपि बहुत से विचारों को महापुरुषों के जीवन दर्शन और कथनों को उदित किया जाता है, परंतु कुछ समान विचारों यथा अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ईसा, नानक, कबीर, रविदास, तुलसी, गांधी, नेहरू, टैगोर, अम्बेडकर, विवेकानंद, अरविंदो आदि को उदित करना सामग्रिक गुणवत्ता को बढ़ाता है। धर्म, दर्शन, अध्यात्म तक ही सीमित न रखें। इतिहास, भाषा, साहित्य, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, विज्ञान, प्रवृत्ति, प्रबंधन, विधि, प्रशासन आदि विभिन्न क्षेत्रों के भारतीय और पाश्चात्य जगत के श्रेष्ठ विद्वानों को प्रसंगानुकूल उद्धृत किया जा सकता है। बस ध्यान है कि ऐसा करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एकेडमिक और बौद्धिक इंटेलेक्चुअल्स बनने से बचे। सरल और सहज बने रहे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य एवं आदर्श और भारतीय संविधान का दर्शन हमेशा हमारा पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत है। प्रसंग के अनुरूप भारतीय संविधान के उद्देश्य का मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों का संदर्भ लिया जा सकता है। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपनी बात की पुष्टि के लिए तथ्यों एवं आंकड़ों का सहारा लेकर बेहतर विकल्प है, पर इतना अधिक ना हो कि निबंध की सहजता और प्रभाव टूटने लगे। चौथा, जहाँ तक सरकार की नीतियों की आलोचना का प्रश्न है, मुझे लगता है कि कोरी आलोचना करना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर रेलवे स्टेशन पर टांगा और लिख दिया इसमें जो गलतियाँ उन्हें चिन्हित कर दे। अगले दिन सुबह जब वह स्टेशन पहुँचा तो उन्हें देखा कि पूरा चित्र निशानों से भरा हुआ है। चित्रकार ने पुनः एक नया चित्र बनाया, उसी स्थान पर उसे टांग कर उसने लिखा कि इसमें जो भी गलतियाँ हो कृपया उन्हें ठीक भी कर दे। अगले दिन जब वह चित्रकार अपने चित्र को देखने गया तो आश्चर्यजनक रूप से वह ज्यों का त्यों था। अभिप्राय यह कि सवाल उठाना सरल है और समाधान सुझाना कठिन। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। अभिप्राय यह कि सवाल उठाना आसान है और समाधान सुझाना कठिन है।
फिर देखिए यहाँ पर शिव खेला के प्रसिद्ध कथन, अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं ही समस्या, अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम स्वयं ही समस्या। अतः इस संबंध मेरी यही राय है कि कल्याणकारी राज नागरिकों को बेहतरी के लिए योजना और कार्यक्रम बनाता है, पर उनमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लिहाजा शिकायती और विध्वंस संतोषी प्रवृत्ति से बचे और सकारात्मक दृष्टि से चीज़ों को ग्रहण करें। सुधार के सुझाव देना हमेशा अच्छा होता है, सुधार के सुझाव देना हमेशा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे जो कहा गया उसको देखिए क्या कि विषय चयन कि निबंध के सही विषय का चुनाव आधी जंग जिताया जा सकता है। अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन। अगर अपनी अभिरुचि और जागरूकता के अनुकूल विषय चुन लिया जाए तो उस पर एक अच्छा निबंध लिखे जाने की संभावना कहीं अधिक बढ़ जाती है। अतः विषय चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। जिस विषय के संदर्भ आपकी अच्छी जानकारी हो उससे चुनना हमेशा बेहतर होता है। जैसे मीडिया पर अपनी ठीक ठाक समझ होने के चलते मैं अपनी परीक्षा में क्या स्टिंग ऑपरेशन निस्ता प्रहार है विषय चुना था। साहित्य, दर्शन, भूगोल, विज्ञान, संस्कृति, इतिहास आदि विभिन्न क्षेत्रों की अच्छी समझ रखने वाले अभ्यर्थी अपनी समझ और जागरूकता के क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। विषय चुनते वक्त विषय से नज़दीकी जुड़ाव फैमिलिटी को महत्व दे सकते हैं। यदि आप किसी विषय क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो उसे पढ़ते रहें तो इसका अर्थ है कि आपका उस विषय क्षेत्र से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर मुझे महिला एवं बाल विकास विषय क्षेत्र में खास रुचि, ऐसे विषय चुनना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे विषय चुनना अच्छा रहता है। देखिए जिस विषय पर आपके पास पर्याप्त सामग्री है, जिस विषय पर आपके पास पर्याप्त सामग्री है एवं उसकी पुष्टि हेतु तर्क उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता दें। निबंध लेखन के अभ्यास के दौरान जिस विषय पर कभी निबंध लिखा हो और यदि उससे मिलता जुलता निबंध ही परीक्षा में आ जाए तो उसे चुना जा सकता है। अब ये क्या करें और क्या ना करें, उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखने के अलावा भी क्या तैयारी की या रणनीति को स्तर पर कुछ और बातें हो सकती है जिनको समझकर निबंध बेहतर प्रदर्शन लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है। मेरी समझ में यह लगभग संभव है बशर्ते आप इस प्रश्न पत्र की मांग को अनदेखा ना करें और कुछ छोटी छोटी बातों का समान तौर पर ध्यान रखें। पढ़ने और गुनने की आदत हमेशा विचारों को परिपक्व बनाकर सोच का दायरा बढ़ाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पढ़ने और सुनने यहाँ पर होना चाहिए। पढ़ने और सुनने की आदत, पढ़ने और गुनने यहाँ पर है लेकिन सुनने यहाँ पर होना चाहिए। पढ़ने और गुनने या सुनने की आदत हमेशा विचारों को परिपक्व बनाकर सोच का दायरा बढ़ाती है। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर कहा गया कि भवानी गुनने मतलब लिखने होगा। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उस जगह के बढ़ के सो। देखिए कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरा उस जगह से बढ़ के सो। अतः पढ़ने लिखने चर्चा करने और मनन मतलब गुणन मतलब मनन गुणने अतः पढ़ने लिखने चर्चा और करने और मनन गुणने की आदत बनाए रखें और इसे विकसित करते रहे। और इसे इस पुस्तक में प्रस्तुत निबंध स्वयं में भरपूर सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, पर फिर भी ज्ञान के स्रोत को सीमित न करें। अच्छी किताबें पत्रिकाएं पढ़ते रहे और हमेशा सीखने की कोशिश करें। फिर यहाँ देखिए ज्ञान स्रोत को सीमित अच्छी किताबें पत्रिका पढ़ते रहे। लेखन अभ्यास का कोई विकल्प नहीं होता। हर सप्ताह निबंध लिखने का अभ्यास जरूर करें। कोशिश करें कि उसका मूल्यांकन करें ताकि तदनुरूप और सुधार किया जा सके। समूह चर्चा ग्रुप डिस्कशन तैयारी का एक गतिशील और सहभागितापूर्ण तरीका है। साथ ही चर्चा करने से विचार उर्वर और अस्थायी हो जाते हैं। उपनिषद में कहा है कि वादे जायते तत्वबोध, वाद विवाद से ही तत्वबोध होता है। वादे जायते तत्वबोध, वाद विवाद से ही तत्वबोध होता है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया ज्ञान अथाह अनंत है। हमने इस महासागर की सिर्फ कुछ बूंदें ही चखी है। अतः अधजर गगरी छरकत चाय अथवा थोथा चना बाजे घना वारी प्रवृत्ति से दूर है और अपने ईगो को सीखने की प्रक्रिया में आगे न आने दे। सुकरात ने कहा था मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अति आत्म देखिए पाँचवें यहाँ पर जो कहा अति आत्म ओवर कॉन्फिडेंस में से बचे और पर आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे और तदनुरूप सुधार भी करेंगे तो यह लगभग तय मानिए कि आप एक बेहतर निबंध लिख पाएंगे। छठा यहाँ पर जो कहा गया कि समय विभाजन का भी ध्यान रखिए। अनिवार्य तौर पर दोनों निबंध लिखें और उनमें लगभग बराबर समय दें। पहले निबंध को यदि 5-10 मिनट अधिक दे दिए जाए तो कोई समस्या नहीं। कोशिश करें कि प्रश्न पत्र के क्रम में निबंध लिखें। शब्द सीमा का उल्लंघन न करें। अधिक लिखकर कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। अंत में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। किसी भी कीमत पर हार न माने, ना तैयारी के दौरान और ना ही परीक्षा कक्ष में। अंत में मेरी कविता सकारात्मक सोच अभ्यर्थी को समर्पित है। सकारात्मक सोच संग उत्साह और उल्लास लिए
जीतेंगे हर हारी बाजी मन में यह विश्वास लिए, उहापू अटकरे उलझने अवसादों का कर अवसान हो, बाधाएं कितनी पथ में चेहरे पर बस हो मुस्कान, अंत मन में भरी हो ऊर्जा नई शक्ति का हो संचार, डटकर चुनौतियों से लड़कर जीतेंगे सारा संसार, ले संकल्प सृजन का मन में, रे संकल्प सृजन का मन में, उम्मीदों में हो भरपूर, उम्मीदों से हो भरपूर, धुन के पक्के उसी राह से, धुन के पक्के उसी राही से मंजिल का है फिर कितनी दूर, धुन के पक्के उसी राही से मंजिल है फिर कितनी दूर, जगे जगे ज्ञान और प्रेम धरा पर गूंजे कुछ ऐसा संदेश, नई चेतना से जागृत हो सुप्त पड़ा यह मेरा देश। देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि निबंध हेतु उपयोगी तालिका यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। निबंध की विषय वस्तु को विस्तार करते समय काम आने वाले तथ्यों और सूचनाओं की सिर्फ कुछ तालिकाएं केवल आपकी सुविधा के लिए साझा कर रहा हूँ। किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय प्रसंगानुसार इनका उपयोग कर अथवा इनका संदर्भ लेकर अपने निबंध को अधिक व्यापक, सारगर्भित और समावेशी बना सकते हैं। पहला, तालिका 1 के विकास का स्तर देखिए। पहला देखिए व्यक्ति, परिवार, समाज, गांव, कस्बा, नगर, राज्य, राष्ट्र, विश्व। दूसरा देखिए समाज के कुछ लक्षित वर्ग देखिए, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग, दिव्यांग, थर्ड जेंडर, LGBT, सीमांत किसान, गरीबी रेखा के नीचे लोग, BPL, स्ट्रीट वेंडर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर। विविध दर्शन विमर्श देखिए, गांधीवाद, मार्क्सवाद, पाषाणवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, उदारवाद, अस्तित्ववाद, मानववाद, उपयोगितावाद, स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श। फिर देखिए भारतीय राष्ट्र निर्माता प्रमुख दार्शनिक, महात्मा गांधी, अहिंसा, सत्य, ट्रस्टीशिप, सत्याग्रह, सर्वोदय। जवाहरलाल नेहरू, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, अंतर्राष्ट्रीयवाद, मानववाद, राष्ट्रवाद, पुनर्जागरण, आधुनिकतावाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देखिए सामाजिक न्याय, अफर्मेटिव एक्शन, मानवाधिकार, स्वामी विवेकानंद, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, नव वेदांत। भारत के समस्त प्रमुख चुनौतियाँ देखिए आपको, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, संगठित अपराध, जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, नक्सलवाद, उग्रवाद, चरमपंथ, आतंकवाद। फिर देखिए हमारे कुछ महत्वपूर्ण अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, रोजगार की गारंटी का अधिकार, वन अधिकार। हमारे संविधान मूल्यों के कुछ हमारे संवैधानिक मूल्यों के कुछ आधार देखिए, संविधान की प्रस्तावना, उद्देश्य का मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। हमारे कुछ सार्वभौम मूल्य देखिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, अहिंसा, समता, सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। यहाँ देखिए मेरा एक मॉडर्न निबंध, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगति, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज है, शिक्षा अपने अज्ञान की प्रगतिशील खोज, एक निबंध यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर